जय हिंद दोस्तों। आज नए सब्जेक्ट राज्य व्यवस्था पे जो हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो है राज्य व्यवस्था का निर्माण कैसे हुआ। आखिर जो है भारत में राज्य व्यवस्था की ज़रूरत क्यों पड़ी और राज्य व्यवस्था के जो है कार्यकाल अर्थात जो है किन किन चरणों में जो है उनका निर्माण हुआ। तो यहाँ पे देखते हैं जैसा कि जो है भारत में जो है ब्रिटिश जो है व्यापार करने के उद्देश्य से जो है भारत में आते हैं। तो वहाँ पे ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना करते हैं। चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं। तो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 ईस्वी में जो है भारत में आती है। तो यहाँ पर जो है भारत में आने के बाद जो है वह कंपनी के शासन के तहत जो है यहाँ पर जो है वो जो है अपना व्यापार करती थी। और जो है ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ अर्थात जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है समय समय पे जो है जैसे 1773, 81, 84 और 86 फिर 1793, 1813, 1833 और 1853 इन सब के चार्टर के माध्यम से जो है इन पे जो है शासन अपना करती रहती थी और सुधार करती रहती थी। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो है चार्टर एक्ट 1773 है क्या। तो यहाँ पे जो चार्टर 1773 बना वो कहीं ना कहीं जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो है कैसे उसकी व्यवस्था चलाया जाए, कैसे उसकी प्रशासनिक व्यवस्था किया जाए, इस सब का निर्णय जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अपने जो है अंडर करने लगी। तो यहाँ पे 1608 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत आती है। 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। तो यहाँ पे जो है भारत में आने के बाद कंपनी का शासन तो यहाँ पे 1853 तक जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट इस पे जो है चार्टर एक्ट के माध्यम से जो है इस पे नियम और उसके प्रशासन को जो है निर्धारित करती रहती थी। 1858 में विद्रोह होने के कारण जो है यहाँ पे कंपनी के शासन जो है समाप्त करके जो है ब्रिटिश सरकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी सर्वा अपने हाथों में ले लिया। तो वहाँ से जो है हम ताज का शासन या सम्राट के शासन के बारे में वहाँ पे जिक्र करें। तब उस पे जाके 1818 का अधिनियम लाते हैं और 61 का, फिर 1892, 1909, 1919, 1935 और 1947 का। तो 1947 का 15 अगस्त 1947 को भारत जो है आज़ाद हो जाता है। तो फिर यहाँ पे ये संविधान की ज़रूरत पड़ती है भारत में 1946 में। कब? 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। किसका? 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा का गठन होता है कब? 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। संविधान जो है 2 साल 11 महीना लगभग 2 साल 11 महीना 18 दिन में तैयार हो जाता है। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है पूर्णतः लागू हो जाता है। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान पूर्णतः लागू हो जाता है। और यह 26 जनवरी 1950 को जो है गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो यहाँ से भारतीय संविधान अस्तित्व में आता है। तो ये संविधान, तो आइए हम इन सब पर जो इसकी जो है संविधान के ऐतिहासिक जो है कुछ पहलुओं को देखते हैं कि अब फिर संविधान जो है यहाँ से कुछ फैक्ट लिए गए हैं। तो इन सब जितने भी कंपनी के शासन और सम्राट के शासन, तो यहाँ से कहीं ना कहीं जो है भारतीय संविधान में जो है महत्वपूर्ण योगदान है। तो आइए हम इन सब एक्ट पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहला जो है यहाँ पे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से सर्वप्रथम जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी पर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करती है। 1773 के माध्यम से कंपनी पर जो है
अपना प्रशासनिक अस्तित्व स्थापित करती है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल के गवर्नर क्या था, बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। क्या दिया गया था, बंगाल के गवर्नर को। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पहले पॉइंट ये है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था, किसके, जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। यहाँ पे 1773 के अंतर्गत गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक काउंसिल की स्थापना की गई थी। 1773 के अंतर्गत गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक काउंसिल की स्थापना की गई थी। इसमें 4 सदस्य थे और एक गवर्नर जनरल था, एक गवर्नर जनरल। तो उस दौरान 1773 में गवर्नर जनरल जो थे वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे गवर्नर जनरल, वारेन हेस्टिंग। और यही जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर कितने, 4 सदस्य काउंसिल के थे और एक गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो कुल 5 सदस्यों से मिलकर के एक काउंसिल का निर्माण हुआ था। यहाँ पे अगली पॉइंट हम देखते हैं 1773 के अंतर्गत। यहाँ पे जो है मद्रास बम्बई के गवर्नर जो है, मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर की अधीन कर दिया गया। पहले क्या था, 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके पहले जो था मद्रास और बम्बई, बंगाल, इन तीनों के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। फिर 1773 के बाद जो है मद्रास और बम्बई के गवर्नर का जो है बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। तब तीनों प्रेसिडेंसियों की जो है सिर्फ एक जो है गवर्नर हुआ करते थे। कौन से, वो बंगाल के गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे उस समय कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। यहाँ पे अगली पॉइंट जो है 1773 के अंतर्गत 1774 ईस्वी में किसके एक्ट के, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें सदस्य कितने थे, एक जो है मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते। इन 4 लोग जो है उच्चतम न्यायालय में थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश थे। पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे एलिजा एम्पे थे, इनका नाम था एलिजा एम्पे। पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। यहाँ पे अगली पॉइंट देखते हैं, कर्मचारियों को यहाँ पे जो है कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए थे। कर्मचारियों को निजी व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। यहाँ पे क्या है, कर्मचारियों 1773 के अंतर्गत उन्हें ये जो है प्रतिबंध लगाया था कि आप निजी व्यापार नहीं कर सकते और भारतीयों या किसी और से भी आप उपहार नहीं ले सकते, भारतीयों से रिश्वत नहीं ले सकते। इन सब तीनों पॉइंटों पे जो है उन सबको जो है प्रतिबंध लगाया गया था। ये था 1773 का। यहाँ पे 1773 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक यह कंपनी की जो है गवर्निंग बॉडी थी, कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी। इसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। किसके माध्यम से, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, कोर्ट ऑफ जो है डायरेक्टर्स, कंपनी की गवर्निंग बॉडी हुआ करती थी, जो है इसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त बनाया। तो ये सारे पॉइंट जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत थे। यहाँ पे फिर उसके बाद एक संशोधन हुआ, जो 1773 में कुछ त्रुटियाँ थी उनको संशोधन करने के लिए 1781 का एक अधिनियम लाया गया, जो है 1781 का संशोधन अधिनियम। इसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जानते थे। इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो कुछ कमियां थी बस उसे दूर करके जो है इसे रख दिया गया। 1781 में ऐसा कोई फैक्ट नहीं है जो एग्ज़ाम व्यू से जो है इसमें इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सॉरी, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। इसके बाद क्या है इम्पॉर्टेंट में, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके माध्यम से हम देखते हैं क्या है, इसके माध्यम से जो है इस एक्ट के तहत जो है कंपनी की राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया, कंपनी के राजनैतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को जो है अलग अलग कर दिया गया। किसके, 1784 की जो है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या है, कंपनी की राजनैतिक और वाणिज्यिक
कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। और इसके बाद जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भी स्थापना की गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। किसने किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश सरकार ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। किस अधिनियम, किस एक्ट था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। तो यहाँ पे जो है दैत्य शासन की व्यवस्था की शुरुआत माना जाता। तो यहाँ पे क्या होता था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्रशासन का भार देखता था, और जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था वो जो है राजस्व का देखता था। प्रशासन का ये, राजस्व का ये। तो यहाँ पे जो है दैत्य शासन की व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है। 1784 एक्ट को कोर्ट एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से। 1784 एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसके तहत जो है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है यहाँ पे निदेशक मंडल की कंपनी के व्यापारिक मामलों की अधीक्षण, यहाँ पे जो निदेशक मंडल था वह कंपनी के व्यापारिक मामलों का अधीक्षण करता था, परंतु राजनीतिक मामलों का जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल करता था। तो यहाँ पे दैत्य शासन का जो है व्यवस्था की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। निदेशक मंडल की कंपनी जो अर्थात जो है निदेशक मंडल जी थी वो व्यापारिक मामला देखती थी, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी वो राजनीतिक प्रशासनिक मामले जो है देखती थी। तो ये था दैत्य शासन की व्यवस्था। यहाँ पे अगला जो है एक्ट आता है, यहाँ पे 1786 का अधिनियम, 1786 का जो है यहाँ पे एक्ट आता है। तो इसके अंतर्गत देखते हैं क्या है। 1786 का जो अधिनियम लाने का उद्देश्य था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। तो 1786 का अधिनियम लाया गया था कि कॉर्नवालिस के गवर्नर जनरल के नियुक्त होने के बाद कॉर्नवालिस ने कुछ शर्तें रखी थी। इन शर्तों को जो है मानने के लिए 1786 का अधिनियम लाना पड़ा। तो उसकी शर्तें क्या थी, हम आइए देखते हैं। तो जो शर्तें थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने माना और उन शर्तों को जो है संशोधन किया। तो आइए देखते हैं वो शर्तें क्या थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो है पहली शर्त थी कि विशेष मामलों में काउंसिल, जो काउंसिल का गठन हुआ था, यहाँ पे देखिए 1773 के अंतर्गत काउंसिल का 4 सदस्य और एक गवर्नर जनरल था। तो यहाँ पे जो थे ये 5 हो गए काउंसिल का यहाँ पे एक बता देते हैं, काउंसिल का किसी भी मत पे 3/5, यहाँ पे 5 थे, 3/5 से अगर किसी भी जो है विधेयक पर अगर मत रहता था तो वो पारित होता था, अन्यथा वह कैंसिल हो जाता था। तो इसने क्या किया कि 1786 के अधिनियम में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल जब नियुक्त होता है तो इसने शर्त क्या रखी थी, विशेष मामलों में जो काउंसिल है उसके निर्णय को ना मानने का अधिकार। इसने ये किया कि जो है कि जैसे किसी भी विधेयक को अगर पारित होता है, अगर वह विधेयक हमारे हिसाब से ना हो तो उसको जो है उस निर्णय को हम नहीं मानेंगे। तो इसने सबसे पहले यही शर्त रखी थी कि जो काउंसिल किसी भी विधेयक को पारित करेगी उसे हमारे खिलाफ जो अगर रहेगा तो हम उसे ना मानने का जो है हमें अधिकार दिया जाए। तो ये उसकी पहली शर्त थी। दूसरी शर्त थी कि उसे सेनापति या कमांडर इन चीफ का पद दिया जाए। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन दोनों शर्तों को जो है 1786 के अधिनियम के अंतर्गत जो है माना। अगला अधिनियम जो आता है तो वो 1793 का चार्टर कानून आता है। 1793 का चार्टर कानून आता है। तो ये 1793 के अंतर्गत भारत पर एकाधिकार 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। यहाँ पर क्या था, 1793 में चार्टर कानून कर भारत पर व्यापार पर जो है यानी कंपनी को व्यापार करने के लिए 20 वर्ष जो है और एकाधिकार बढ़ा दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं कर्मचारियों का भुगतान जो है यहाँ पे जो है 1793 में चार्टर कानून जो आया गया था, इसमें ये कहा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं कर्मचारियों का जो भुगतान होगा वह भारतीय राजस्व से होगा। किससे होगा? भारतीय राजस्व से होगा। किसके अंतर्गत? 1793 के चार्टर कानून के अंतर्गत। इसमें क्या है कि 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 20 वर्ष तक जो है एकाधिकार कंपनी का बढ़ा दिया गया
और दूसरी पॉइंट ये है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कर्मचारियों का जो वेतन था उनका भुगतान किससे किया जाएगा, वह भारतीय राजस्व से किया जाएगा। यहाँ पे अगला जो है देखिए चार्टर कानून 1813 इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या क्या है। कंपनी का एकाधिकार अर्थात जो है यहाँ पे 20 वर्ष बाद कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे क्या है 1813 का अंतर्गत कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। 1793 का चार्टर कानून था जो उसमें ये कहा गया था कि भारत पर जो है व्यापार यानी कंपनी का व्यापार के एकाधिकार 20 वर्ष तक बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन 1813 में क्या कहा गया कि कंपनी का यहाँ पे एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया तथा सभी ब्रिटिश जितने भी अर्थात जो है जितने भी ब्रिटिश व्यापारी थे सबके लिए जो है भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। पहले क्या था कि ब्रिटिश ने जो है कुछ व्यापारियों को मिला करके ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, तो फिर जितने भी व्यापारी थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से व्यापार करने भारत आते थे। परंतु यहाँ पे जो है कंपनी का एकाधिकार समाप्त करके सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तो अगली यहाँ पे पॉइंट थी कि जो है ईसाई मिशनरियों को भी अनुमति दे दी गई कि आप जो है भारत जाएं और जो है वहाँ पे पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार की जो है उनको जो है व्यवस्था दी गई कि हर ईसाई मिशनरियाँ आती थीं और पश्चिमी शिक्षा का जो है प्रचार प्रसार करती थी। तो ये चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत जो है ये भी ईसाई मिशनरियों को भी अनुमति दी गई कि उन्हें जो है पश्चिमी शिक्षा का आप जो है प्रचार प्रसार करिए। यहाँ पे 1813 के अंतर्गत स्थानीय सरकारों को जो है व्यक्तियों पे कर लगाने के लिए भी जो है प्रतिबद्ध किया गया कि आप जो है सभी व्यक्तियों पर जो है कर लगाइए, अर्थात जो कर न दे उस पे दंड की भी व्यवस्था किए थे। यहाँ पे स्थानीय सरकारों के लिए भी जो है आदेश इसमें चार्टर कानून 1813 में पारित किया गया था कि आप जो है सभी व्यक्तियों पर कर लगाएं और जो कर ना हो उस पर दंड की भी व्यवस्था का इन्हें जो है पारित किया था। इसमें जो है अगली पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है, कई बार जो है प्रीवियस में एग्जामों में पूछा गया है। चार्टर कानून 1813 इसके अंतर्गत जो है कंपनी को चाय और चीन के साथ व्यापार में एकाधिकार बना रहा, अर्थात जो है जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने के लिए 1608 ईस्वी में आई थी, उसको जो है यहाँ पे 1813 अंतर्गत जो है एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। परंतु जो है इसमें 2 पॉइंट है यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट ये है कि कंपनी जो है चाय का व्यापार करेगी, उस पर एकाधिकार था, किसी को चाय करने का व्यापार कंपनी के अलावा नहीं था, सिर्फ जो है कंपनी चाय का व्यापार करेगी और चीन के साथ व्यापार कंपनी ही करेगी, उसको ये 2 एकाधिकार प्राप्त था। तो ये जो है एक्ट थे। हमने जो है यहाँ पे देखा 1773 का एक्ट कंपनी के शासन के अंतर्गत 1773 का, 1781 का और जो है 1784 का, और यहाँ पे हमने देखा 1786 का, 1793 का, 1813 का। तो हमने यहाँ पे 1813 तक देखे हम 2 1833 और 1853 का जो है कंपनी का शासन जो यहाँ पे अधिनियम आया था, हम जो है उसको अगली क्लास में देखेंगे। तो 1833 का जो आया था अधिनियम, उसमें जो है सिविल सेवा का जो भारत में जो है सिविल सेवा के बारे में जिक्र किया गया था। परंतु जो है यहाँ पर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गवर्निंग कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी जो है यहाँ पे सिविल सेवा जो है इस पर काफ़ी ज़्यादा जो नाखुश थी 1833 में, तो इसलिए इस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया। तो यहाँ पे जो है सिविल सेवा का जो है इस पर यहाँ पे कोई जिक्र नहीं हुआ। तो 1853 में जाकर के जो है सिविल सेवा के बारे में यहाँ पे जो है इसकी स्थापना हुई और यहाँ पे जो है सिविल सेवा का विस्तार हुआ। तो ये जो है दोनों जो है एक्ट, इसमें और भी कुछ पॉइंट हैं हम जो है अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।